So today my topic is periodic classification of element chapter ये है और हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में periodic properties of elements क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कल ही बता दिया था, याद ही होगा आपको। हाँ जी, तो आज हम लोग चलिए क्या क्या पढ़ना है इसमें थोड़ा सा समझ लो। पहले तो मैंने आपको बता दिया था, अभी तक टोटल जो नोन एलिमेंट हैं 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में आपको मिलते हैं, जिसमें आपके क्या क्या हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और आपके क्या हैं, मेटेलॉइड हैं। मीन्स द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एज पर देयर प्रॉपर्टीज गिव राइज टू अ टेबल विच इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। इन सारे चीजों को जब अरेंज किया गया तब जो आपका टेबल बना वो पीरियोडिक टेबल था। क्लियर, ये भी चीजें हमको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें क्लासिफिकेशन कैसा हुआ, बेसिकली जो इनका क्लासिफिकेशन लिया गया था वो बेस्ड था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम लोग आज पढ़ते हैं, सबको पता है। मीन्स इफ टू एलिमेंट्स हैव सिमिलर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन दे आर प्लेस्ड इन अ सेम ग्रुप। यानी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या ऐसे बोल दो अगर वैलेंसी सेम हो या आप बात कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो उस एलिमेंट वो एलिमेंट को सेम प्रॉपर्टीज में यानी सेम ग्रुप में अरेंज किया गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं सोडियम, तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3s1। लिथियम को लिखूं तो होता है 2s1। पोटेशियम को अगर मैं लिखूं तो होता है 4s1। सबका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो सिमिलर है, दैट इज ns1। तो इनको क्या किया, सेम ग्रुप में हमने प्लेस किया। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो पीरियोडिक टेबल है उसको किस टाइप में डिवाइड किया गया, यानी क्लासिफिकेशन ऑन द ऑफ द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन था बच्चों बोर्ड्स क्लासिफिकेशन, ध्यान से समझना। तो पीरियोडिक टेबल को पहला क्लासिफिकेशन बोर्ड क्लास, बोर्ड ने क्लासिफाई किया पीरियोडिक टेबल को। पहले पार्ट में बोला वो इनर्ट गैसेस। क्लियर। ऐसे एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP6 हो, यानी जिसका फिल्ड ऑक्टेट हो, यानी जिसमें कंप्लीटली फिल्ड ऑक्टेट हो, उसको उसने क्या बोला भाई, ये है आपका कौन सा कौन सा गैस, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को ही सबको पता है क्या बोलते हैं बच्चों, नोबल गैसेस भी बोलते हैं। और ये बिलोंग किससे करता है, सबको पता है, दैट बिलोंग टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स। यानी ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होंगे वो इनर्ट गैस या नोबल गैस होते हैं। ये इनर्ट गैस और नोबल गैस क्यों होते हैं, क्योंकि ये कौन सा रूल फॉलो करते हैं बच्चों, ऑक्टेट रूल। यानी इनका जो कम ऑक्टेट होता है वो क्या है, फिल्ड ऑक्टेट होता है। ड्यू टू दिस रीजन इसको जो होता है किसी और के साथ कंबाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ध्यान से समझना। तो कंबाइन करने की जब रिक्वायरमेंट नहीं होती तो जितने भी इनर्ट गैस होते हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं। मोनो एटॉमिक मतलब, मोनो एटॉमिक मतलब जिसकी एटोमिसिटी क्या हो जाए बच्चों, 1 हो जाए। अगर जिसकी एटोमिसिटी 1 हो वो हो जाएंगे मोनो एटॉमिक गैस। क्लियर, माइंड में सेट। अब अगर आपसे पूछें कि कितने इनर्ट गैस होते हैं, तो आपको पता है 6 इनर्ट गैसेस होते हैं। इन ये इनर्ट एलिमेंट होते हैं, लेकिन ये फॉर्म किस में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको डायरेक्टली इनर्ट गैस या नोबल गैस कहा जाता है। ध्यान से समझना थोड़ा इसमें। एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, और ये ऑक्टेट नहीं, ये डुप्लेट फॉलो करता है, और ये p ब्लॉक नहीं s ब्लॉक का एलिमेंट है। एक्सेप्ट हीलियम जितने भी इनर्ट गैसेस होते हैं, ऑल इनर्ट गैसेस आर p ब्लॉक एलिमेंट्स, ये चीज याद रखना। मतलब हीलियम को छोड़कर जितने भी इनर्ट गैस हैं वो p ब्लॉक होते हैं। अच्छा, कौन कौन होते हैं बस जल्दी बताओ, नियन,
आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये आपके टोटल कितने इनर्ट गैसेस हैं? तो टोटल आप बोलोगे 6 इनर्ट गैसेस होते हैं और ये मोनो एटॉमिक होते हैं और इसकी एटॉमिसिटी क्या होती है? 1 और इसके लिए गामा की वैल्यू क्या होती है? 1.66। गामा क्या बताता है? एटॉमिसिटी बताता है, यानी Cp/Cv इज इक्वल टू गामा। इसकी क्या हो जाएगी? 1.66। और अगर डायटोमिक गैस होता है तो वैल्यू क्या होती है? 1.40। और अगर ट्राइएटोमिक गैस होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? अराउंड 1.33 या 1.34 के आसपास हो जाएगी। तो बोर्ड क्लासिफिकेशन में पहला क्या आ गया? इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस कभी कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते क्योंकि इनके ऑक्टेट क्या हो जाते हैं? फिल्ड ऑक्टेट होते हैं। लेकिन आगे जाके पढ़ोगे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में आते हैं कौन? जेनन। जेनन के कंपाउंड्स आपको दिखते हैं, लेकिन नियन, आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, रेडन इनके कंपाउंड जो होते हैं आपको नहीं दिखते। ये कंपाउंड जनरली फॉर्मेशन नहीं करते। क्लियर? इसमें माइंड में सबका सेट हो गया? हाँ बिल्कुल सेट है। उसमें से रेडन में थोड़ी सी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज दिखती है। क्या बोला? लास्ट एलिमेंट जो होता है इस ग्रुप का, इसमें थोड़ी सी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज होती है, रेदर देन से थोड़ी कम होती है, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर 83 से ऊपर आने लग जाए तो समझ लेना थोड़ा थोड़ा रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज आने लग जाएगा। और 90 से ऊपर तो सबको पता है अच्छे खासे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, जैसे आपका क्या? यूरेनियम। क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा, इनर्ट गैस चलो बाद में बताएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आता है इनर्ट गैसेस के बाद आ जाता है नॉर्मल। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन उसी का था, नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव ये सब बोर्ड क्लासिफिकेशन में है। बोर्ड ने बोला कि जितने भी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। मतलब NS1 NH2 से लेकर NH2 NP1 to 5 तक जितने भी आपके आ जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोल देंगे। इस चीज को याद रखना। इसमें से थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, NH2 में आप बोल सकते हो क्या हीलियम है? नहीं, हीलियम आपका क्या है? अभी उसने पार्ट कर दिया था। हीलियम आपका क्या है बच्चों? इनर्ट गैस है। समझ में आया? तो बोलेंगे जनरली एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि ये हर पीरियड हर ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? या हर ग्रुप्स को छोड़कर ज्यादातर बेटर ये होगा कि हर पीरियड्स का अगर पूछा जाए पहला एलिमेंट तो एस और पी ब्लॉक का ही एलिमेंट्स हो जाता है। तो इसीलिए इनको नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मतलब रिप्रेजेंट करने की बात आती है। ठीक है? इसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटेलॉइड्स भी होते हैं। थर्ड उसने बोला था, थर्ड कैटेगरी उसने बोला था ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट या इसी को बोल दो ट्रांजिशन मेटल्स। समझ में आया? ऐसे एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करता है उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल्स। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या होगा? इसको n-1d में जाना चाहिए, याद रखना। और बाहर क्या होता है? NS1 या NH2। जनरल यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका दिखता है। यानी जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एनर डी सबसेल में जाए, मींस n-1d सबसेल में जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। टोटल कितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं? आपने पढ़ा होगा 40 ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है? जिसमें क्या आ जाएगा? स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते जाते हैं UUB तक, यानी जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 112। खैर उसके बारे में अभी एक धीरे धीरे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे छोटी सी चीज पर समझने वाली बात है, याद रखना अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट बच्चों 40 नहीं होते। थोड़ा सा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर पूछा जाए टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने होते हैं तो बोलना 40 होते हैं। मींस जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एनर डी सबसेल में n-1d सबसेल में एंटर करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है? इसमें से
ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 से लेकर 9 तक हो, यानी अगर D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। मींस यहां पे एक समझने वाली बात है, याद रखना, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ में आया? यानी अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर D9 तक आपका दिख जाए, यानी अगर पार्शियली फिल्ड डी सबसेल हो, समझना मेरी बात, पार्शियली फिल्ड डी सबसेल अगर आपके पास है तो समझना वो जो होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। लेकिन अगर कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल यानी D10 कॉन्फ़िगरेशन अगर आपके पास है तो समझना वो सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो कंडीशन क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट का? इफ एनी एलिमेंट हैव पार्शियली फिल्ड डी सबसेल देन दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस चीज को समझना। यानी अगर मैं लिखूं स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक, तो आपको पता है स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक मिनट रुक जाओ, अगर स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21, ठीक है, तो अगर स्कैंडियम का आपको पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या लिखते हो आप लोग? 3d1 4s2। ये देखो पार्शियली फिल्ड सबसेल है। लेकिन अगर मैं Zn की बात करूं तो Zn10 4s2, ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये जिंक जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। तो हर ग्रुप का मतलब जो जो डी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होगा 3D सीरीज, ध्यान से समझना, उसके बाद होगा 4D सीरीज, उसके बाद होता है 5D सीरीज, उसके बाद होता है 6D सीरीज। और हर सीरीज में कितने एलिमेंट होते हैं? टोटल 10। 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, तो टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट कितने होते हैं? 40 एलिमेंट्स होते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अब 3D सीरीज मतलब अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाए तो उसको 3D, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 4D में जाए तो उसको बोलेंगे 4D, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 5D में जाए तो 5D सीरीज, लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D में जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? 6D सीरीज एलिमेंट्स बोला जाता है। अब यहां पे समझने वाली बात है, अगर मैं बात करूं 3D सीरीज की, तो 3D सीरीज में स्कैंडियम 21 से लेकर कॉपर 29 तक, यानी जो टोटल 9 एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? पार्शियली फिल्ड डी सबसेल है सबके पास। इस चीज को याद रखना। अगर पार्शियली फिल्ड डी सबसेल है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर मैं 4D सीरीज की बात करूं तो 4D सीरीज स्टार्ट होता है यूटेरियम से। यूटेरियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है 39, से हम लोग जाते हैं Ag। Ag का होता है कितना? 47। ठीक है, तो यूटेरियम से लेकर Ag तक ये जो आपके 9 एलिमेंट्स होते हैं ये फिर से पार्शियली फिल्ड डी सबसेल इनके पास होता है। तो ये कितने ये भी क्या हो जाएंगे? ट्रांजिशन मेटल। लेकिन इसी ग्रुप का लास्ट एलिमेंट होता है Cd। Cd का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 48, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s2। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं 5D सीरीज की, अगर मैं 5D सीरीज की बात करूं तो 5D सीरीज स्टार्ट होता है लैंथनम से 57, लेकिन इसी बीच में 58 से लेकर लुटेटियम 71 तक ये डी ब्लॉक नहीं होता। सबको पता है ये होता क्या है बच्चों? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो इनको छोड़ देना, लैंथनम से 58 टू 71 छोड़ के फिर 72 से स्टार्ट करके हम लोग कहाँ जाते हैं? Hg, मरकरी तक। और मरकरी का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों वो होता है 5d10 6s2। तो हर सीरीज का 3D 4D 5D एंड 6D इसमें से जो लास्ट मेंबर होंगे वो डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, ट्रांजिशन मेटल नहीं होंगे। उसी तरह से 6D सीरीज की अगर मैं बात करूं तो 6D सीरीज में आपको पता है कहां से स्टार्ट होता है? एक्टिनियम से 89। बीच में आपको पता है क्या छोड़ना
है, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम 103 तक छोड़ देना, ये क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो इनको सबको छोड़कर जब हम लोग सारे लेते हैं तो टोटल कितनी सीरीज आती है, 4, 3D 4D 5D एंड 6D सीरीज। क्लियर, माइंड में सबका सेट। तो 4 एलिमेंट हर सीरीज का छोड़ दो, कौन कौन, Zn, Cd, Hg और Cn। Zn को क्या लिखते हैं 38 एटॉमिक नंबर, इसको 48, इसका क्या लिखते हैं 80 और इसका 112, और इसको हम लोग UUB भी बोलते हैं। ये चारों एलिमेंट क्या है, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो डी ब्लॉक में कितने ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, याद रखना 36 एलिमेंट जो होंगे वो आपके क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। इस चीज को रेस्ट 4 सिर्फ डी ब्लॉक, क्यों, क्योंकि इनके पास कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल होता है। कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ये सब चीजें आप जानते हो, बस मैं रिकैप करा रहा हूं। उसका बाद उसका क्लासिफिकेशन था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद उसका क्लासिफिकेशन था बच्चों, वेट फॉर अ मोमेंट, उसके बाद उसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या था उसका, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट सेल यानी N-2f में चला जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 28 एलिमेंट्स होते हैं। इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बाद में कहा गया। ठीक है, इसमें कौन कौन से सीरीज होती है, 2 सीरीज। 4f सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स बोला जाता है, और 5f सीरीज को क्या बोला जाता है, एक्टिनॉइड्स बोला जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, एक्टिनॉइड्स। क्लियर। अब लैंथेनॉइड स्टार्ट कहां से होता है, सीरियम 58 से लेकर कहां, जल्दी बता दो, लुटेटियम 71 तक। और एक्टिनॉइड सीरीज कहां से स्टार्ट होता है, जल्दी बताओ, थोरियम से लेकर कहां तक बच्चों, लॉरेंशियम 103 तक। इस चीज को याद रखना। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता तो वो लैंथेनॉइड, लास्ट इलेक्ट्रॉन 5 में जाता तो उसको एक्टिनॉइड बोलते हैं। N-1 को बोला जाता है पेनल्टीमेट सेल और N-2 को बोला जाता है एंटी पेनल्टीमेट सेल। इस चीज को हमेशा याद रखना, मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, चलिए, ये तो बोर्ड क्लासिफिक यानी बोर्ड ने बताया था, पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया, इनर्ट गैस, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, देन ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। उसके बाद सेकेंड आपका क्लासिफिकेशन आता है इसी में, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन क्लासिफिकेशन। क्या बोला मैंने, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन क्लासिफिकेशन। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर बच्चों, क्या बोला मैंने, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन क्लासिफिकेशन। इसके अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल को डिफाइन किया गया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, बता चुका हूं। दूसरा उसने बोला था पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तीसरा उसने बोला था डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और चौथा उसने बोला था एफ ब्लॉक एलिमेंट। इस तरह से उसने क्लासिफिकेशन किया था। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1 और NS2 एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में इंटर करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट, इसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड 2। पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, NS2 NP1 से लेकर कहाँ तक जाओगे, NS2 NP6 तक। तो इसमें कहाँ से आ जाएगा, ग्रुप 13 to 18। और इसमें क्या हो जाता है, जल्दी बता दो, N-1D 1 to 10 आ जाता है, और इधर NS1 और जनरली NS2 दिखता है। यहाँ पे एक्सेप्शन भी होता है, खैर उसकी बात बाद में करेंगे। वो कहाँ से आता है, 3 to 12 तक आएगा उस ग्रुप को। और एफ ब्लॉक एलिमेंट को आपको पता है सेपरेटली पढ़ा जाता है। इसमें कौन सा सीरीज आता है, 4f सीरीज आएगा और 5f सीरीज आ जाएगा। और आपको एक चीज याद रखना, सिर्फ पी ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटेलॉइड्स भी होते हैं। और इसी चीज से पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है। एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आप पढ़ते हो, पी ब्लॉक के बारे में पढ़ोगे, डी और एफ ब्लॉक के बारे में आपने 12 में पढ़ के ही आया है ना। तो अगर आपसे पूछे बेसिकली जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है, तो बोलोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। ठीक है, इसी पे जो आज हम लोग पढ़ते हैं वो पीरियोडिक टेबल उसी पे कंप्लीटली बेस्ड है। इसी को बोला जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लियर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिक चीजें हैं, इसमें मुझे कुछ खास नहीं बताना था। आपको पता है कितने पीरियड्स अभी तक होते हैं, 7 पीरियड्स। ग्रुप कितने होते हैं, 18 ग्रुप। कहां से कहां तक, 1 to 18 तक। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज या एटॉमिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जो मेन चीज है।
एटॉमिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ओके, ध्यान से समझना। atomic properties or periodic properties of element, those properties which directly or indirectly depend on the electronic configuration of the elements are called periodic properties or atomic property। मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक के कन्फिग्रेशन पे डिपेंड किए उनको हम लोग एटॉमिक या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। अब what is the cause of periodicity in properties? Due to the repetition of similar electronic configuration after certain interval। अगर कोई आपसे कोई पूछे कि cause of periodicity in properties क्यों होती है, cause of बार बार प्रॉपर्टी रिपीट क्यों होती है, सेम प्रॉपर्टी क्यों होती है, cause of periodicity in properties, this is due to the repetition of similar electronic configuration after certain interval। ये भी आपने पढ़ लिया। जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 2s1, उससे जस्ट 8 बाद क्या आ जाता है सोडियम, क्या आ जाएगा 3s1। इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो कॉज ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल। और वो सर्टेन इंटरवल को हम लोग कैसे ढूंढते हैं? बाय यूजिंग मैजिक नंबर। मैजिक नंबर होता क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड सो ऑन। क्लियर? अब ये मतलब क्या निकला कैसे? 2 एलिमेंट कितने में किस पीरियड में होते हैं? फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट होते हैं, उससे आया। सेकेंड पीरियड में कितने होते हैं? सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं। फोर्थ पीरियड में आपको पता है 18 एलिमेंट होते हैं। फिफ्थ पीरियड में क्या होते हैं? 18 एलिमेंट, है ना। सिक्स पीरियड में क्या होते हैं? आपका 32 एलिमेंट। उसका 7 पीरियड आज भी इनकम्प्लीट है और उसको फिलअप हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैजिक नंबर आ जाता है। अब एटॉमिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपका क्या होता है? जल्दी से कोई बता सकता है? अच्छा, उसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा होल्ड करता हूं और मुझे ये बताओ, ये तो सबको पता है ना कि 100 से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सॉरी आईयूपीएसी नेमिंग होती है, वो कैसे लिखते हैं ये तो सबने पढ़ रखा होगा। अगर मैं बोलूं कि 100 का एटॉमिक नंबर अगर 100 है तो उस एलिमेंट का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नेम क्या होगा? तो आपको पता अन के लिए क्या बोलते हैं? अन। वन के लिए क्या बोलते हैं? अन। जीरो के लिए क्या बोलते हैं? नील। उसके बाद जीरो के लिए क्या बोलते हैं? नील। और उसके बाद IUM लगा दो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अन नील नीलियम। ये तो सबको पता है ना। और इसका सिंबल कैसे लिखते हैं? फर्स्ट लेटर UN। क्लियर? अब अगर दूसरा अगर इस जगह पे पूछा जाए सेकेंड, सेकेंड अगर पूछा जाए, जैसे अगर कोई पूछे 102, 102 अगर एटॉमिक नंबर है तो उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? अन। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? नील। उसके बाद क्या लिखते हैं? बाई। उसके बाद आई पहले से लगा तो यम लगा दो, तो क्या लगाओगे? अन नील बायम। और इसका सिंबल कैसे लिखते हैं बच्चों? इसका सिंबल लिखते हैं फर्स्ट लेटर UN B। ये हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए एटॉमिक नंबर है 110 तो क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ। अन अन नीलियम NIL, उसके बाद IUM। ठीक है, और पूरा सेट कर देना इसको। ठीक है, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा? UUN। यही तो होता है, देखो कहीं गलत हो तो बता देना, है ना। अगर पूछा जाए 108, अच्छा 8 इसका क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे अन नील OCTIUM। ठीक है, अन नील ऑक्टियम, सिंबल UNO। ये चीजें जानते हो गए आप। और अगर 109 पूछा जाए एटॉमिक नंबर अगर 109 है तो क्या लिखोगे? अन, उसके बाद नील, उसके बाद इन, उसके बाद IUM, है ना। अनिल इनियम, यानी इसको लिखते हैं UNE। ये तो सब जानते हो। अगर 107 हो तो उसको क्या लिखते हैं? अन, देन उसके बाद नील, उसके बाद यहाँ क्या लिखते हैं? सेप्ट। यहाँ हेप्ट मत लिख के आ जाना, सेप्ट लिखते हैं ना, जानते होगे इस चीज को, है ना। सेप्ट IUM, सेप्टियम। इसका सिंबल क्या लिखेंगे? जल्दी बता दो। UNS।
तो इस तरीके से 0 के लिए क्या होता है नील, 1 के लिए क्या होता है अन, 2 के लिए क्या होता है बाय, 3 के लिए क्या होता है ट्राई, 4 के लिए क्या होता है क्वाड, 5 के लिए क्या होता है बच्चों पेंट, 6 के लिए क्या हो जाता है हेक्स, 7 के लिए क्या हो जाता है जल्दी बताओ सेप्ट, 8 के लिए क्या हो जाता है ऑक्ट, 9 के लिए क्या हो जाएगा इन। बस इसको याद रखोगे तो सारा आप आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर लिख के आ सकते हो। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आ जाता है एटॉमिक रेडियस, जो आज मैं बताने वाला हूं। एटॉमिक रेडियस, या इसको कभी कभी क्या बोला जाता है एटॉमिक साइज। एम आई राइट? जनरल लफ्जों में आप जानते हो मेटल का जो साइज होता है वो हमेशा लार्ज होता है नॉन मेटल के साइज से। ये चीजें आप लोग हमेशा पढ़ते हुए आए हो। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में क्या होता है बच्चों, मेटल होते हैं, और राइट साइड में आपके क्या होते हैं बच्चों, राइट साइड में आपके होते हैं नॉन मेटल। क्या बोला मैंने, लेफ्ट साइड में मेटल तो राइट साइड में होते हैं नॉन मेटल। और जनरली देखा जाता है कि हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है बच्चों, डिक्रीज करता है। इस चीज को याद रखना, साइज डिक्रीजेस। और डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो साइज क्या होता है बच्चों, इंक्रीजेस। ये तो आप लोग पढ़ चुके हो कि जब हम लोग जैसे लिथियम से लेकर अगर मैं चला जाऊं फ्लोरीन तक, या सोडियम से लेकर मैं चला जाऊं क्लोरीन तक, तो साइज क्या होगा, लिथियम का सबसे ज्यादा, देन बेरिलियम, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सिमिलरली सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फास्फोरस, देन सल्फर एंड देन क्लोरीन। इसी तरीके से तो होगा, बिल्कुल हाँ, इस तरीके से ही होगा, इसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चीजें यहाँ पे और समझने वाली बात है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे मैं चला गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s1, सोडियम का 3s1। जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल, एक सेल एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जिसके चलते साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो यहां जो साइज इंक्रीज करता है वो क्या हो जाएगा, रीजन ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल। जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी डाउन द ग्रुप अगर पूछे साइज क्यों इंक्रीज करता है, तो बोलोगे ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल। लेकिन अलोंग द पीरियड साइज क्यों डिक्रीज करता है, जब मैं बात करूं लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, और बोरोन का 5 है, और मैं फ्लोरीन का बात करूं तो 9 है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, स्टिल साइज डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि अलोंग द साइज इसलिए डिक्रीज करता है क्योंकि जेड इफेक्टिव की वैल्यू, जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, इंक्रीज करती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस पे जब चार्ज इंक्रीज करेगा तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और पावर से खींचेगा। जब वो अपनी तरफ और पावर से खींचेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये दोनों रीजन आपको समझ में आ गए। क्या बोला मैंने कि जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज डिक्रीज करती है ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ पुल करेगा तो साइज क्या होगा, रेडियस क्या होगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, छोटा होने लगेगा। इसीलिए जब हम लोग अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्लियर बच्चों, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। अब पूछा जाता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू जेड माइनस रो। इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, याद रखना।
क्या बोला मैंने? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू होता है जेड माइनस रो, इसी को बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट। और जो इसकी वैल्यू होती है उसको निकालने के लिए जिस रूल का यूज किया जाता है उसको बोला जाता है स्लेटर्स रूल। क्या बोला जाता है बच्चों? स्लेटर रूल। इससे आप किसी भी चीज का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ढूंढ सकते हो और खुद कंपेयर करके देख सकते हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, क्यों कम और ज्यादा होता है। समझ में आया? अब ध्यान से देखना क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, पहले तो ये समझ लो बच्चों कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। किसको पता है? जिसको पता माइक ऑन करो, बताओ। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट किसको पता है? जो भी है वो बताओ। कोई? श्रेया आप बताइए, अनमोल, जो भी है, जिसको भी आता है। सर, हाँ, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पे न्यूक्लियर फोर्स कम लगता है इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट इज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट? आपको पता है यहाँ ये न्यूक्लियस बैठा है, ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, इस जगह पे भी इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले न्यूक्लियस न्यूक्लियस का जो पावर होगा इस इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा होगा, उसके बाद इसके लिए होगा, सबसे कम इसके लिए होगा। यानी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे इनर में, आपको पता न्यूक्लियर का पुल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी इफेक्ट को बोलते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। इसका डेफिनेशन अगर आप प्रॉपर लिखना चाहते हो तो लिख लो, द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the nucleus on the valency electron। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the nucleus on the valency electrons due to the presence of electron in the inner cell। क्या बोला मैंने? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल इज कॉल्ड स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। आपको पता है जितना ज्यादा आप इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करोगे उतना न्यूक्लियस का पुल क्या होगा? कम होता जाएगा आउटर मोस्ट के लिए। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट है वो डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर सेल। तो लिख लो इसमें भी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट, the magnitude of the skinning effect depends upon the number of inner electron। मैं भी यहां लिख देता हूं ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद रखना। the magnitude of the screening effect depends upon the number of inner electrons। ठीक है, मोर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। मोर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर shall be the value of screening effect। किसी को प्रॉब्लम है? आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? greater shall be the value of screening effect। ये आपका यहाँ पे हो गया। ये चीजें हैं, ये चीज समझ में। अब जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसकी वैल्यू ढूंढते किससे हैं? स्लेटर रूल से। और ये इसको जो रो होता है इसी को बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट। और जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जेड माइनस रो, रो मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट। क्लियर? तो अगर कोई पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का है वो कैसे ढूंढोगे, तो बोलोगे आप स्लेटर रूल से ढूंढेगा। अब कैसे ढूंढते हैं उसको समझो, क्योंकि मेन तो ये है आपका कि बार बार पढ़ते हो अलोंग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज कैसे बढ़ता है। चलिए मैं पहले बात करूं रूल का, पहले रूल बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करूंगा। कैसे रूल? अगर इलेक्ट्रॉन ns और np में हो तो कंट्रीब्यूशन होगा 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा 0.35।
और अगर इलेक्ट्रॉन n-1 में सब सेल में हो तो कंट्रीब्यूशन होगा 0.85 पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 सब सेल। इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर। और अगर n-2 में हो और उससे नीचे और लोअर, तब कंट्रीब्यूशन होगा 1 पर इलेक्ट्रॉन। इस चीज को याद रखना, पर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक एक्सेप्शन समझ लेना, हाइड्रोजन के लिए अगर इलेक्ट्रॉन 1s में हो तो कंट्रीब्यूशन 0.30 होता है बस। बाकी ये रूल आपको ध्यान रखना है। क्या बोला, ns और np में हो जाए तो कंट्रीब्यूशन 0.35। एक्सेप्शन में क्या बोला, 1s में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो कंट्रीब्यूशन 0.30 का होता है। और n-1 सब सेल में अगर आपका जाए तो कंट्रीब्यूशन 0.35 ईच इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और अगर n-2 और उससे लोअर हो जाए तो 1 आपका कंट्रीब्यूशन होता है पर इलेक्ट्रॉन। अब इसको कैसे ढूंढते हैं, अब ध्यान देना। क्वेश्चन में पूछा find the value of screening constant, find the value of screening constant for the valency electron of lithium, ठीक है। लिथियम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट ढूंढना है, ठीक है। तो जैसे अगर लिथियम आपका लिख दिया, एटॉमिक नंबर क्या लिखोगे 3, क्या लिखते हो बच्चों 2 और 1, क्लियर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो 1s2 2s1। तो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है, ये वाला है, इसको लीव कर देना, ठीक है। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये अगर n है, अगर ये n सब सेल है या n सेल मान लो, तो ये वाला क्या है देखो 1 है। इस चीज को समझना थोड़ा ध्यान से, एक मिनट रुको। अगर ये n है तो ये क्या है बच्चों n-1 है, देखो तो ये 2 है तो 1 है। n-1 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अगर इलेक्ट्रॉन n-1 में हो तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है 0.35 0.85। तो जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी 2 इंटू 0.85 मतलब 1.70। तो लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा Z माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3 माइनस 1.70, वैल्यू क्या होगी 1.30। घबराना नहीं है, इतनी जल्दी तो मुझे भी नहीं समझ में आया था। अब आ जाओ लिथियम के बाद बेरिलियम लिखोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे 1s2 2s2, बिल्कुल सही है। चलो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहीं पे तो है। एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, एक इलेक्ट्रॉन को अपने आप हटा देना। तो एक इलेक्ट्रॉन को हटा देने के बाद ये रूल है, समझ में आया, इसको लीव कर दो। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा 1s2 2s1। अब बताओ ये n है तो ये n-1 है। तो चलो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू ऊपर रूल देखो, अगर ns और np में है तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा 0.35। कितने इलेक्ट्रॉन है n वाले में 1, कंट्रीब्यूशन 0.35। अब उसके अंदर जाओ, मतलब इधर से इधर आओ, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और n-1 में हो तो 0.85। तो क्या लिखोगे 2 इंटू 0.85 लिखा। चलो बोलो क्या हो जाएगा 0.85 प्लस 1.70, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ 2.05। क्या देखा, जैसे जैसे नंबर ऑफ एनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करे, इसके पास एनर इलेक्ट्रॉन कितने थे 2, इसके पास एनर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3। तो आपको पता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू बढ़ रही है। देखो लिथियम के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू कितनी थी 1.70, इसके लिए 2.05 आया। आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी, आई होप सो। अब बेरिलियम के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो, एटॉमिक नंबर 4 माइनस 2.05 क्या हो जाएगा 1.95। अब देखो जैसे जैसे हम लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1.30, बेरिलियम का 1.9, यानी जब हम लिथियम से बेरिलियम की तरफ गए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हुई। तो जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, जब खींचेगा तो साइज क्या होगा छोटा होता है। ये देखो यहाँ प्रूफ हो गया, आया समझ में। अभी घबराना नहीं है, इसको और प्रैक्टिस करना है। अब अगर आपसे कोई पूछे बोरोन का बताओ, बोरोन का क्या लिखते हो 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, ये क्या आपका nsnp और ये n-1 याद रखना। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से निकाल दो, बाहर से कहां से निकाल दिया, यहां से निकाल दो, पी से निकाल दो। ये एक हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन को अपने आप से रिलीज कर दो। बचे कितने
n में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 थे, एक चले गए, 2 बचे। जब n में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या कंट्रीब्यूशन होता है, 0.35, तो लिखोगे 2 इंटू 0.35। अब जब ये दोनों n है तो ये वाला क्या है, n-1, देखो 2 माइनस 1 1 होता है ना, बिल्कुल। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, और आपको पता है n-1 में होते हैं तो कंट्रीब्यूशन 85 का, ये कितना हो जाएगा 1.05 प्लस 1.70 होता है क्या बच्चों। चलो इसका कितना हो जाएगा 2.75, यही तो होगा। चलो इसके लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू आप ढूंढ के देखो, जेड माइनस स्किनिंग कांस्टेंट, जेड कितना होता है 5, स्किनिंग कांस्टेंट 2.75, तो क्या आ गया बच्चों 2.25। अब आ जाओ थोड़ा लिथियम के लिए, अभी आपने क्या क्या ढूंढा था जेड इफेक्टिव की वैल्यू, अभी आपने ढूंढा था लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आई थी 1.30 आई थी, लिख दिया। अब बेरिलियम के लिए आप देखो जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आई थी, तुरंत अभी आपने ढूंढा था बेरिलियम के लिए आई थी 1.95 है ना, 1.95। बोरोन के लिए कितनी आई है जेड इफेक्टिव की वैल्यू, अभी आपने ढूंढा, आपके स्क्रीन पे है 2.25, यही तो हुआ। अब आप देखो जैसे लिथियम से बेरिलियम बोरोन की तरफ जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसलिए साइज क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। समझ में आया कि नहीं, जिसको नहीं आया वो बोलो। अच्छा बोरोन के लिए कैलकुलेशन तो सही लिखा है ना मैंने, देखो तो कहीं ज़्यादा ज़्यादा कम तो नहीं कर दिया। अरे देखो एक मिनट, बोरोन के लिए 2 था ना, तो यहाँ पे 1 मिनट, सो सॉरी, यहाँ पे कुछ एक ज़्यादा ही लिख दिया था। यहाँ क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.70 होगा ना, तो 0.70 और 1.70 0.40 होगा ना बच्चों, ये वाला थोड़ा ज़्यादा लिख दिया था, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, थ्योरी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लो जेड इफेक्टिव की वैल्यू। फाइव माइनस 2.40 यानी क्या आ जाएगा 2.60, तो यहाँ पर भी आपको लिखना है 2.60। इज इट क्लियर। चलो वैसे भी देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू तो बढ़ रही है, सबको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ढूंढना आ गया क्या, किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। क्या पूछा पंखुड़ी आपने, सर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच, अच्छा वो डेफिनेशन था क्या, किसी को डाउट है, नहीं है तो आपका क्वेश्चन है ढूंढना। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ढूंढना है। पोटेशियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ढूंढना है, पहले स्किनिंग कांस्टेंट ढूंढो, उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ढूंढो। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है मैंने, वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। जब ये बन जाए तो आपको जिंक का ढूंढना है 30, पहला इसका ढूंढना है 4s इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या बोला मैंने 4s के लिए, और दूसरी बार ढूंढना है 3d इलेक्ट्रॉन के लिए। ऐसा मत समझना सी वैलेंसी के लिए होता है 4s और 3d, पहले ये दोनों बना के दिखाओ जल्दी फास्ट। तो सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1, इसको बंद कर दिया, हटा दिया, बचा क्या आपका, जल्दी बता दो क्या हो गया, अभी भी मैसेज आ रहे हैं क्या, हाँ Na का 2.22, अभी चेक करके बताते हैं। Na का स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू 2.22 का, अच्छा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू होगी क्या, देखेंगे। स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 8.8, 8.8 आएगी है ना, 8.8, जिसके जिसके आया है उसका सही है और जिसका नहीं आया है उसका गलत है। चलो ध्यान दो, ये आ गया n, इसको हटा दिया, बचा कौन, ये वाला क्या n-1 है, देखो तो हाँ n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा 8 इंटू 0.85। अब ये वाला क्या है n-2 है, n-2 के लिए क्या लिखोगे 2 इंटू 1, यही तो हो गया। अब इसको सॉल्व करना आता है क्या, बिल्कुल, इसको सॉल्व करोगे तो 8.8 आएगा। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, यानी 11 माइनस 8.8, तो कितना हो जाएगा 2.2, ठीक है।
पोटेशियम के लिए क्या लिखोगे? 1s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1, यही तो हुआ। चलिए स्किनिंग कांस्टेंट की वैल्यू 4s को बाहर कर दो, बचा कौन? ये सारे इलेक्ट्रॉन, यानी 18 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होगा? ये क्या है बच्चों? n-1। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। 8 इंटू 0.85, ठीक, प्लस बाकी क्या है? ये n-2 और ये n-3, और n-2 से लोअर जितने भी होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1। तो कितने बचे? 6 + 2 + 10, 10 इंटू 1। तो स्कैनिंग कांस्टेंट की वैल्यू पोटेशियम के लिए कितनी आएगी बच्चों? पोटेशियम के लिए आएगी सॉल्व करके 16.8। तो इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू Z माइनस स्कैनिंग कांस्टेंट मीन्स 19 माइनस 16.8, तो कितना हो जाएगा? 16 17 2.2। इसकी भी आ जाएगी क्या? इसकी भी 2.2 की वैल्यू आई क्या? देखो तो 17 to 19, हाँ 2.2 की ही वैल्यू आ गई। 16 देखो, कैलकुलेशन तो कोई मिस्टेक नहीं किया मैंने, नहीं। चलिए सबके इस तरह से आए होंगे, है ना? अब जिंक के लिए बताओ बच्चों। जिंक का 4s इलेक्ट्रॉन, थोड़ा ध्यान देना, इसको क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। याद रखना ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक 4s2 3d10 मत लिख देना, क्योंकि 4s आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही होता है। वो तो हमने अबाउ प्रिंसिपल सीखा था लिखने के लिए, लेकिन होता तो यही है। अब ये क्या है? 4s इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें दो हैं, एक को आपको हटाना पड़ता है, रूल होता है। तो स्कैनिंग कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। ये n है, n में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1। n में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कंट्रीब्यूशन 0.35 का। अब ये क्या है बच्चों? n-1 कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। 18 इंटू 0.85, यहाँ जगह थोड़ी कम है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, है ना, इस जगह पे। ये 1 हटा दिया, 1 इंटू 0.35 प्लस 18 इंटू 0.85। इसके बाद जो बचा वो क्या है? n-2 उससे नीचे, n-2 और उससे नीचे का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। सो 10 इंटू 1, देखो सबके ऐसे ही आए हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 10 इंटू 18 इंटू 0.1 इंटू 0.35, इसका सॉल्व करके आ जाएगा 25.65, ये आ गया। अब 3D के लिए अगर कोई लिखने बोले तो क्या करोगे? देखो अब यहाँ से रूल थोड़ा समझना। D मतलब अब यहाँ आ गए, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं है, अब इधर वाले इलेक्ट्रॉन सारे काउंट करने, मतलब ये गया। तो अब D इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे आ जाओ, स्कैनिंग कांस्टेंट की वैल्यू समझना अच्छे तरीके से। अब D को टच करो, D को ऐसे बबल कर दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर लो। ये वाला तो चला गया, इसको काउंट ही नहीं करना है, ठीक है। मतलब जो अंदर वाले हैं उससे राइट साइड में जितने भी होते हैं उसको काउंट नहीं करना। अब बचे कितने D में? 9 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है 9 n में इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होंगे? 0.35। उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेंगे उस सबको हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे बच्चों? उसके बाद जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे डी के केस में, सबको 1 का कंट्रीब्यूशन देना है, यानी 1 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पे? देखो 6 + 2 8, 8 और 6 18, 18 एंड 2, जो भी जितने भी बच जाएं सबको मल्टीप्लाई, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे? 10 10 at 18, यानी 1 इंटू 18, ऐसे याद रखना। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा 21.15, याद रखना। क्या बोला फिर से समझो, ये जो 4s वाले हैं जो राइट साइड में होंगे उसको हटा दो। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एक हटा दिया तो 9, 9 इंटू 0.35, और बाकी डी के इस साइड जितने भी हुए उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? 1। 1 कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 + 2 8, है ना, 8 8 एंड 8 16 और 2 18, 18 इंटू 1 एंड 21.15 आया समझ में? तो रूल इस तरह से हम लोग जेड इफेक्टिव स्कैनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। किसी को भी अगर डाउट है तो